हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मेक लॉ इजी। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे रिट ऑफ सर्चियरी। तो जो आपका रिट ऑफ सर्चियरी है, इससे पहले हम रिट ऑफ मैंडामस, ओके, रिट ऑफ हैबिस कॉर्पस और रिट ऑफ प्रोहिबिशन को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद में सिर्फ एक और रिट बचती है, दैट इज़ रिट ऑफ क्यो वारंटो। ओके, तो 5 तरह की जो रिट्स होती हैं, इसमें से हम 3 डिस्कस कर चुके हैं, चौथी आज हम डिस्कस कर रहे हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम 5वीं रिट जो रिट ऑफ क्यो वारंटो है उसको डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियोस हेल्पफुल होते हैं, आपको आपकी एजुकेशन में या नोट मेकिंग में आपको हेल्प करते हैं, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि ये चैनल कंटिन्यू रह सके और मैं और वीडियोस बना सकूं। पहले तो आप लोगों से सबसे मैं क्षमा चाहती हूँ कि काफ़ी टाइम बाद मैं ये वीडियोस बना रही हूँ। मुझे कई कमेंट्स भी आए कि भाई वीडियोस आप कंटिन्यू कीजिए, और नोट्स के लिए भी कई कमेंट्स आते हैं, बट मैं रिप्लाई नहीं कर पाई ड्यू टू सम इंगेजमेंट्स इन दी होमवर्क्स। और आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है कि आप अगर शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और कम्प्लीटली वीडियो वॉच करेंगे तो ये चैनल आगे कंटिन्यू होता रहेगा और इसी तरीके की वीडियोस आपको मिलती रहेंगी जो कि जो आपके एग्ज़ाम्स होते हैं, लॉ के एग्ज़ाम है, चाहे आपका AIB एग्ज़ाम है, चाहे आपका किसी भी तरीके का एग्ज़ाम है लॉ से रिलेटेड, उसमें आपको हेल्पफुल हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, ये वीडियो स्टार्ट करते हैं रिट ऑफ सर्चियरी का। जो रिट ऑफ सर्चियरी है, इसका सबसे पहले मीनिंग क्या होता है? तो इसका मीनिंग की अगर हम बात करें, इसका लिटरल मीनिंग होता है टू बी सर्टिफाइड और टू बी इन्फॉर्म्ड। ओके, क्या लिटरल मीनिंग है? जब आप एग्ज़ाम में लिखेंगे ना, सब्जेक्टिव पेपर का जैसे आपका एग्ज़ाम होता है, आपसे रिट्स के बारे में पूछा जाता है, तो बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा लेक्चर ना लिख के अगर आप इस तरीके से पॉइंट वाइज नोट्स बनाएंगे, पॉइंट वाइज उसमें लिखेंगे, मेंशन करेंगे, प्रॉपर हैडिंग्स सब हेडिंग्स बनाएंगे, तो उससे आपके मार्क्स जो है वो आपके अच्छे आएंगे। और क्योंकि वो एग्ज़ामिनर को भी क्लियर कट व्यू मिलता है कि हाँ, जो स्टूडेंट है उसको इस चीज़ के बारे में इतना पता है। तो आपको कुछ की पॉइंट्स होते हैं जो आपको लिखने होते हैं, मेन पॉइंट्स लिखने होते हैं, बाकी आपको पूरी कहानी स्टोरी लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। ओके, तो इसका लिटरल मीनिंग है आपका टू बी सर्टिफाइड और टू बी इन्फॉर्म्ड। ओके, देन अब बात करेंगे नेक्स्ट क्या था आपका कि व्हाट इट इज़। नेक्स्ट है आपका ये है क्या, रिट ऑफ सर्चियरी जो है वो है क्या? ये बेसिकली एक जुडिशियल कमांड है जो कि एक हायर कोर्ट इशू करता है। कमांड है, कमांड, ठीक है ना। ये क्या है? एक आपका जुडिशियल कमांड है जो कि हायर कोर्ट इशू करता है किसी इन्फीरियर कोर्ट को, ट्रिब्यूनल को या क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी को। फाइन। नेक्स्ट क्या है आपका कि इसका पर्पस क्या होता है? ये जो आपका रिट ऑफ सर्चियरी है, इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है आपका कि टू ऑर्डर अ लोअर अथॉरिटी टू ट्रांसमिट द रिकॉर्ड ऑफ अ डिसाइडेड केस टू द हायर कोर्ट सो इट्स लीगलिटी कैन बी रिव्यूड। मतलब बेसिकली ये एक तरीके से कमांडिंग है। मतलब जो आपकी हायर कोर्ट है, हायर अथॉरिटी जो होती है, हायर कोर्ट जो होती है, वो आपका अपने लोअर कोर्ट, ट्रिब्यूनल या क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी जो है उनको कमांड करती है कि भाई आपने जो केस डिसाइड किया है उसके जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उनको हायर कोर्ट में पेश किया जाए, उनको हायर कोर्ट में मतलब सबमिट किया जाए, ताकि ये रिव्यू किया जा सके कि जो केस डिसाइड किया गया है वो लीगल भी है कि नहीं है। मतलब उसकी जो लीगैलिटी है कि वो आपका कॉम्पिटेंट, लीगैलिटी मतलब जैसे कि कॉम्पिटेंट कोर्ट ने उस केस को डिसाइड किया है कि नहीं है, फिर जो उसमें डिसीज़न लिया गया है वो सही है कि नहीं है। तो ये सारी चीज़ें चेक करने के लिए हायर कोर्ट जो है वो लोअर कोर्ट को ऑर्डर कर सकती है कि भाई उसके जो उसने कोर्ट जो केस डिसाइड किया है उसके जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, उसके जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो आपका क्या किया जाए, हायर कोर्ट में सबमिट किया जाए रिव्यू के लिए, ठीक है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस देखिए, ये मैंने इसमें एक ऐसी लाइन ऐड करी है कि रिट्स के बारे में, चाहे कोई भी रिट है ना आपकी, चाहे वो आपका सर्चियरी की है, चाहे प्रोहिबिशन की है, मैंडामस की है, हैबियस कॉर्पस की है, क्यो वारंटो की है, ठीक है, वो सारी जो आपकी रिट्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट डील करेगा, ठीक है ना। वो सुप्रीम कोर्ट इशू करेगा आर्टिकल 32,
ठीक है ना, आर्टिकल 32 के अंडर, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 32 है। फाइन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है जो ये आपके रिट्स हैं ना उनको इशू करने के लिए, ठीक है। पर किसके लिए? फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, मतलब सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के एनफोर्समेंट के लिए। कि अगर मान लीजिए कोई पर्सन है जिसके फंडामेंटल राइट्स का क्या हो रहा है, उनका वायलेशन हो रहा है, फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है, तो उस केस में आपका सुप्रीम आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है कि वो आपका क्या इशू कर सके, रिट इशू कर सके। अब अगर ये तो हमने बात करी कि सुप्रीम कोर्ट के पास में किस आर्टिकल के अंडर ये पावर है रिट इशू करने की। अब हम बात करें कि हाई कोर्ट जो है वो भी तो हायर कोर्ट है ना। हाई कोर्ट्स आपके स्टेट्स के होते हैं, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट आपका क्या होता है, पूरे कंट्री का है। फाइन, पूरी कंट्री का एक ही सुप्रीम कोर्ट होगा। तो हाई कोर्ट्स जो हैं वो आपका आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का आपका आर्टिकल 226 जो है वो हाई कोर्ट को अथॉरिटी देता है रिट इशू करने की। पर इसमें क्या है, हाई कोर्ट के पास में प्लस पॉइंट क्या है कि ये फंडामेंटल राइट्स के को एनफोर्स करने के लिए, ठीक है, या किसी भी आपका जो लीगल राइट है, ऑर्डिनरी लीगल राइट है ना, उसके एनफोर्समेंट के लिए भी क्या कर सकता है, रिट इशू कर सकता है। मतलब सुप्रीम कोर्ट तो सिर्फ फंडामेंटल राइट के एनफोर्समेंट के लिए कर सकता है आर्टिकल 32 के अंडर, बट हाई कोर्ट जो है वो आर्टिकल 226 के अंडर आपका फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ में कोई भी जो अदर ऑर्डिनरी लीगल राइट्स हैं ना उनके एनफोर्समेंट के लिए भी रिट इशू कर सकता है। ओके, नाउ ग्राउंड्स फॉर इशूइंग सर्शियरी। सर्शियरी की जो रिट है उसके आपके ग्राउंड्स क्या, मतलब किस बेस पे आपका ये इशू की जा सकती है। तो सबसे पहले कि या तो जो ज्यूरिडिक्शन है, जो आपके लोअर कोर्ट्स, ट्रिब्यूनल, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है ना, उन्होंने अपनी पावर का जो लीगल अथॉरिटी है उनकी जो उसका एक्सेस यूज़ किया है, या फिर लैक ऑफ ज्यूरिडिक्शन, या फिर मतलब जो ज्यूरिडिक्शन हुआ है वो उसकी कमी थी, कहीं ना कहीं उसकी कमी है। मतलब व्हेन द लोअर कोर्ट पासेस एन ऑर्डर इन अ मैटर वेयर इट हैज़ नो लीगल अथॉरिटी और टेरिटोरियल पावर टू एक्ट, मतलब जहाँ पर जो लोअर कोर्ट है वो कोई ऑर्डर पास कर रहा है, पर उस लोअर कोर्ट के पास में, ठीक है ना, वो जो लोअर कोर्ट है ना उसके पास में कोई लीगल अथॉरिटी या कोई टेरिटोरियल पावर ही नहीं है उस केस की प्रोसीडिंग्स को सुनने के लिए, उसमें कोई डिसीजन लाने के लिए। तो उस केस में रिट ऑफ सर्शियरिटी जो है वो इशू की जा सकती है। साथ साथ में जो नेचुरल जस्टिस का जो प्रिंसिपल है उसका अगर वायलेशन हो रहा है तो इशू की जा सकती है। फिर नेक्स्ट है आपका एरर ऑफ लॉ अपरेंट ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड्स, मतलब मान लीजिए कि जो फाइनल जजमेंट आया इट कंटेन्स एन ओबियस अनडिनाइबल लीगल मिस्टेक, मतलब जो भी केस का लोअर कोर्ट ने जो केस डिसाइड किया है, जो फाइनल जजमेंट उसमें दिया है, उसमें कोई आपकी मतलब लीगल मिस्टेक है, ओबियस मतलब ओबियस या और अनडिनाइबल मतलब जिसको नकारा नहीं जा सकता, ऐसी कोई मिस्टेक है और जिसमें कोई आपका डीप आर्ग्यूमेंट की को प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर ऐसा जजमेंट आपका लोअर कोर्ट ने दिया है जो अनडिनाइबल लीगल मिस्टेक मतलब जिसमें दिख रही है, ओबियस मिस्टेक दिख रही है, ठीक है ना, और जिसको मतलब ऐसी मिस्टेक है कि इसको प्रूव करने के लिए कोई डीप आर्ग्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है, तो उस केस में भी रिट ऑफ सर्शियरी जो है इशू की जा सकती है। अब हम बात करेंगे कि किसके अगेंस्ट ये इशू की जा सकती है, किसके अगेंस्ट इशू नहीं की जा सकती है। तो अगर हम बात करें तो ये इशू की जा सकती है किसके अगेंस्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के, ट्रिब्यूनल्स के, क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज़ के, ठीक है, और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ के, ठीक है, व्हेन देयर डिसीजन अफेक्ट्स द लीगल राइट ऑफ इंडिविजुअल, मतलब जब उनका जो डिसीजन है वो इंडिविजुअल के लीगल राइट्स को अफेक्ट करता है। ओके, और किसके अगेंस्ट ये आपका इशू नहीं की जा सकती है, ये जो प्योरली लेजिस्लेटिव बॉडीज़ है ना, जैसे पार्लियामेंट या स्टेट असेंबलीज़ या प्राइवेट इंडिविजुअल और प्राइवेट कॉरपोरेशंस है ना, इनके अगेंस्ट इशू नहीं की जा सकती है। ओके, अब इसका नेचर क्या है, ये जो रिट होती है ना ये आपका प्योरली क्यूरेटिव होती है। जैसे कि आपने रिट ऑफ प्रोहिबिशन पढ़ी थी ना, वो आपका प्योरली प्रिवेंटिव होती है, बट आपका जो रिट ऑफ सर्शियरी होती है ये आपकी प्योरली क्यूरेटिव होती है। मतलब हो गया, डिसीज़न आ गया है, उसके बाद में भाई उस डिसीज़न को कैसे सुधारा जाए, उसका कैसे ट्रीटमेंट किया जाए, उसके रिगार्डिंग आपका रिट ऑफ सर्शियरी इशू की जा सकती है। तो बेसिकली रिट ऑफ सर्शियरी जो है वो क्यूरेटिव रेमेडी होती है
इट स्टेप्स इन आफ्टर एन इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल जजमेंट हैज़ ऑलरेडी बीन रिकॉर्डेड। मतलब कब आपका ये पिक्चर में आती है ये वाली रिट, कि जब मान लीजिए कोई ऐसा जजमेंट ऑलरेडी रिकॉर्ड कर दिया जा चुका है जो कि इलीगल है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अब मैंने आपको बताया था जब रिट ऑफ प्रोहिबिशन पढ़ रहा था कि आपका जो ये प्रोहिबिशन और सर्शियरी है ना, इसमें आपका क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले डिफरेंस तो यही होता है कि जो रिट ऑफ प्रोहिबिशन होती है ना, ये आपकी कैसी होती है, प्रिवेंटिव होती है। मतलब प्रॉब्लम होने से पहले ही उसको अवॉइड कर दिया जाए। और सर्शियरी जो होती है वो आपकी क्या होती है, क्यूरेटिव टाइप होती है। मतलब एक बार डिसीजन आ गया, अनाउंस हो गया है, तो उस डिसीजन को के ऑर्डर को क्वेश करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए, उस इलीगल ऑर्डर को डिस्ट्रॉय या क्वेश करने के लिए आपका रिट ऑफ सर्शियरी इशू की जाती है। तो इसमें आपका ये एक लीगल मैक्सिम ज़रूर याद रखिएगा, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। मतलब प्रोहिबिशन प्रिवेंट करता है एरर को, जबकि सर्शियरी जो है वो आपका क्योर करता है किसी भी एरर को। तो आई होप कि ये जो नोट्स हैं, शॉर्ट नोट्स मैंने बनाने की कोशिश की है, पॉइंट वाइज बनाने की कोशिश की है, ताकि और देखिए इसमें मैं आपको साफ कहूँगी कि इसमें मैंने एआई की हेल्प भी ली है। तो उसमें कोई भी देखिए बुराई नहीं है, बट इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, जब आप एआई की हेल्प लेते हैं ना कोई भी नोट्स बनाने में, तो वो नोट्स तो बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि एआई भी सारा मटेरियल कहाँ से ले रहा है आपका, वो भी वेब से ही ले रहा है। उसके आपका मतलब ये जो नोट्स आप बना रहे हैं ना, इसके अच्छे से समझने के लिए आपको थोड़ा बहुत बुकिश नॉलेज भी होनी ज़रूरी है। मतलब आपको पता होना चाहिए कि बुक्स में भी कुछ इस तरीके से ही लिखा है, क्योंकि कई बार इसमें कम्प्लीटली गलत नोट्स भी हो सकते हैं। तो आपने अगर पहले पढ़ा है उसके बाद आप एआई की हेल्प ले रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा। बट अगर आपने बिल्कुल भी पहले कुछ भी नहीं पढ़ा है और आप सीधा एआई की हेल्प से ही नोट्स पढ़ रहे हैं, उसी के हेल्प से नोट्स बना रहे हैं, तो वो आपके लिए थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। ये मैंने आपको एक जनरल बात बताई है, आप चाहें तो उसको फॉलो करें, चाहे तो उसको ना फॉलो करें। बट मुझे भी ये बात बताई गई है, मैंने भी इस चीज़ करके देखी है कि जब आप नोट्स बनाते हैं ना, तो जो आपको खुद का पढ़ा हुआ होता है ना, तो आपको उसमें मिस्टेक्स ढूंढने में इजी हो जाता है। पर जब आपने खुद ही नहीं पढ़ा है तो क्या होगा, मिस्टेक्स होंगी भी तो आपको वो पता नहीं चलेंगी। क्योंकि इसमें मेरे साथ में एक बार ऐसा हो भी चुका है कि मैंने सीधा बस यूट्यूब से ऐसे ही पढ़ लिया, क्वेश्चन आंसर्स की फॉर्म में मैंने थोड़ा सा एक तरीके से रट्टा लगा लिया। तो रट्टा लगा तो लिया मैंने उसका भी कि इस क्वेश्चन का यही आंसर होना है, बट मैंने उसको चेक नहीं करा, उसको वेरीफाई नहीं किया। उससे क्या हुआ कि मुझे लगा कि मैंने सही आंसर टिक करा है, बट बाद में फिर पता चला कि आंसर गलत टिक किया है। तो इसलिए जब भी आप यूट्यूब देखते हैं उसमें आप सिर्फ एक जगह से ना पढ़ें, कई जगह से पढ़ें, तो आपको खुद ही मिस्टेक समझ में आ जाएंगी। और उससे क्या होगा कि आपको आपकी जो नॉलेज है वो भी डीप होगी और आप मिस्टेक्स करने से बच जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बट जाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें, ताकि मैं और ऐसे ही नोट्स बनाती रहूं और आपको आपकी स्टडीज़ में हेल्प हो सके। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।